चलिए आ जाइए। सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों का रिवीजन करते हैं। सबको चेक कर करके निकलवाइए। जो 5 से 7 का है निकलिए, निकलिए। बोल रहा है निकलने के लिए, निकलिए। बार बार हमसे मत कहवाइए, निकालिए सबको। आइए रिवीजन करते हैं। कश्मीर में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? मरगना। गुलमर्ग और उत्तराखंड में स्थित बुग्यालिया। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के पश्चिम में एवं पूरब में स्थित समतल मैदान को क्या कहते हैं? पश्चिम में दून, पूरब में द्वार। पश्चिम में दून, पूरब में द्वार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? अनाई, अनाई मुदिना। ऊंचाई 2695। अनाई मुदी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है तथा इसकी लंबाई? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। लंबाई 1600 किलोमीटर। लंबाई 1600। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन राज्यों में है? 6 में है ना? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में किस नाम से? सह्याद्री ना। सह्याद्री को कितना डिग्री अक्षांश रेखा पर? 16 डिग्री। थाल घाट दर्रा कहां स्थित है? महाराष्ट्र में ना। किन किन शहरों को जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। भोर घाट दर्रा किस राज्य में? किसको किसको जोड़ता है? मुंबई को। पालघाट दर्रा किन किन पर्वतों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्ना। नीलगिरी और अन्ना। पालघाट किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? कोचीन और कोयम्बटूर। कोचीन और सेनकोटा घाट दर्रा किन के बीच स्थित है तथा यह किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़। और किन शहरों को आपस में जोड़ती है? तिरुवनंतपुरम को कोचीन। तिरुवनंतपुरम को मदुरै। तिरुवनंतपुरम को मदुरै। भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र? कार्डमम ना। कार्डमम। पूर्वी घाट का विस्तार किन किन राज्यों में? कौन कौन? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट किस राज्य में आपस में मिलते हैं? तमिल। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? दोदा। ऊंचाई 2637 मीटर। नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती? टोडाना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? जिंदागढ़। कौन राज्य में है? आंध्र। ऊंचाई 1690 मीटर। 1600। जिंदागढ़ किस राज्य में? आंध्र। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में? हाँ, ओडिशा ना। ऊंचाई 1500। रिवीजन का फायदा होता है ना, याद हो जाता होगा। अब जानते हैं इतना करवाने के बाद किसी को याद नहीं होता है ना, उसको कभी याद नहीं हो सकता। हम लिख करके दे सकते हैं उसको जीवन में कभी याद हो ही नहीं सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, उससे कुछ नहीं होगा। आ जाइए अब आइए देखिए।
गौर फरमाइएगा, कभी काल जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वत का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है। जैसे आप याद कीजिए कि कश्मीर में, लद्दाख और कश्मीर में जो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताए हैं? हाँ या ना? बताए हैं ना? अब कमेंट यहां से हटा दीजिए। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जौस्कर, फिर पीर पंजाल, फिर याद है ना ये? ऐसे ही वो सब तो हिमालय के अंतर्गत आता। जो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर है, ये सब जो है आपको हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, और फिर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है। उन पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता, मतलब ये अपना भारत है, ऊपर जाइएगा तो उत्तर होगा ना हो? नहीं होगा हो? ये उत्तर, और इधर आइएगा तो दक्षिण, इधर आइएगा तो क्या होगा? दक्षिण। अब जो आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कालसूबाई की पहाड़ी है। महाराष्ट्र राज्य में कालसूबाई, कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई है 1600 समथिंग मीटर है, 1646 मीटर है, 1646 मीटर है। फिर इससे नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर की पहाड़ी है। महाबलेश्वर की पहाड़ी है। और महाराष्ट्र में इतना ही नहीं बल्कि और भी कई सारी पहाड़ियां हैं। महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है, सह्याद्री की पहाड़ी है, और भी कई सारी पहाड़ियां हैं। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर जितने भी पहाड़ी पर्वत है, उन सभी पर्वतों में महाराष्ट्र की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको कालसूबाई है। कौन है? कालसूबाई। कालसूबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। कालसूबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कालसूबाई जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये जो कालसूबाई और महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में है। फिर नीचे आइएगा तो कर्नाटक में आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी मिलेगा। कौन पहाड़ी मिलेगा? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी मिलेगा। और ये जो आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी मिलेगा कर्नाटक में पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। फिर नीचे आइएगा तो आपको नीलगिरी मिलेगा। नीचे आइएगा तो आपको नीलगिरी मिलेगा। फिर नीलगिरी के जब आप नीचे आइएगा तो आपको जो है अन्नामलाई मिलेगा। क्या मिलेगा? अन्नामलाई। नीलगिरी के नीचे आइएगा तो आपको अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा। और अन्नामलाई के पहाड़ी के जब आप नीचे आइएगा तो आपको कार्डमम की पहाड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्डमम की पहाड़ी। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो ये तमाम पर्वत है, कालसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम कालसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है। क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाँ ना कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। साथ ही साथ क्या हम ये बात कह सकते हैं कि कालसूबाई, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। क्या हम ये सब बात कह सकते हैं?
एकदम से कह सकते हैं। समझ गए? इसके बाद जो आपको इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है, सॉरी इधर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, सॉरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, सॉरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ओडिशा में कई सारे पर्वत मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश में कई सारे पर्वत मिल जाएंगे, तमिलनाडु में कई सारे पर्वत मिल जाएंगे। आज तक के इतिहास में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा है, उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा है। तो ये वाला भाग उत्तर हो गया और ये वाला भाग जो है आपको नीचे क्या हो गया, दक्षिण। एक आपको नल्ला मलाई की पहाड़ी है। कौन है? नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई के पहाड़ी के बाद जो है वेलिकोंडा की पहाड़ी है। कौन है? वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश में ही जब दक्षिणी भाग में आएंगे तो आपको एक पालकोंडा मिलेगा। कौन मिलेगा? पालकोंडा, पालकोंडा। और पालकोंडा के जब नीचे आएंगे तो आपको नगारी मिलेगा। कौन पहाड़ी मिलेगा? नगारी। कौन पहाड़ी मिलेगा? नगारी। फिर तमिलनाडु में जब आप आएंगे तो तमिलनाडु में जो है आपको यहां पर जबादी मिलेगा। जबादी के नीचे आएंगे तो आपको सेबराय मिलेगा, और सेबराय के नीचे आएंगे तो आपको पंचमलाई मिलेगा, और पंचमलाई के नीचे आएंगे तो आपको सिरुमलाई मिलेगा। क्या मिलेगा? सिरुमलाई, सिरुमलाई मिलेगा। मतलब एक तो पहली बात हम यह कह सकते हैं कि नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी ये सभी आंध्र प्रदेश में है। और दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई तमिलनाडु में है, ये भी कह सकते हैं दूसरी बात। और तीसरी बात हम यह कह सकते हैं कि इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, सबसे उत्तर में नल्ला मलाई, फिर वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नगारी, जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। तो ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, पहला इसको याद रखना है, और दूसरा कौन पहाड़ी किस राज्य में है इसको भी याद रखना है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हम आपको बता दिए हैं। अब मानचित्र का बुक हम बोले हैं आपको लेकर के आना है। मानचित्र का बुक अपना अपना निकाल लीजिए, जिनके पास है निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है वो अगल बगल वाला का मुंह देखिए, मेरा मुंह देखिए, माथा नोचिए, कान नोचिए, नाक नोचिए, दीजिए किताब एगो। पेज नंबर बता देते हैं। सब एक बार आंखों देखा हाल देख लीजिए। चलिए भाई जी लोग, ये वाला मानचित्र का बुक है, पेज नंबर 22-23। और दूसरा कोई बुक है तो उसमें देखिए आप, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, प्राकृतिक और राजनीतिक।
समझे हो? आय समझे? एक मिनट, 20 और 21 पे आ जाइए पहले। 20 और 21, 20 और आए 20 और 21 पर, 20 और 21 पर आए। 20 और 21 में है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, प्राकृतिक और राजनीतिक। देखे, सबसे पहले देखिए इस पेज में देखेंगे, आपको राजनीतिक में देखेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब महाराष्ट्र में आप देखिए, अब प्राकृतिक को देखिए आप। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का इलाका है पूरा। देखिए क्या है गिरा, क्या सब रखते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप देखिएगा, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर यहां पर मुंबई है। मुंबई आपको नजर आ रहा है? देखिए मुंबई नजर आया? आए? अब मुंबई के उत्तर पश्चिम में जाइए, सॉरी उत्तर पूरब में जाइए, इधर आइए, ठीक है, यहां पर आइए। उत्तर पूरब में मतलब इधर आइए, मुंबई के उत्तर पूरब में जाइए। उत्तर पूरब में गए, ऐसे करके मिलेगा कालसूबाई। क्या मिलेगा? कालसूबाई। 1646 मीटर, 1646 मीटर। देखिए कालसूबाई मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, सॉरी महाराष्ट्र में है। उसको जो है क्या कर लेना, मार्क कर लेना। क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यही है। बात समझ में आया? आए? चलिए, अब उसके बाद अब कालसूबाई के जो है आप नीचे आ जाइए, कालसूबाई के एकदम नीचे आ जाइए। इधर इधर देखिएगा महाबलेश्वर मिलेगा। महाबलेश्वर नजर आया? महाबलेश्वर इस प्रकार का बना होगा, 1438 मीटर, 1438 मीटर। महाबलेश्वर नजर आया? देख लिए महाबलेश्वर? तो ये स्पष्ट हुआ कालसूबाई महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। बोलिएगा नहीं ना? बोलिए ना? नहीं ना? महाबलेश्वर कालसूबाई कहां है? महाबलेश्वर कालसूबाई और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसू, ऊंचाई 1646। अब इसके बाद देखिए तो हो, देखिए इसके बाद गौर कीजिएगा, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में ना है ना? हो है। हरिश्चंद्र के बाद बालाघाट ना है। हरिश्चंद्र है, बालाघाट है, फिर इससे ऊपर जाइए, अजंता नहीं है। सह्याद्री नहीं है ना? हो सतमाला नहीं है। मतलब महाबलेश्वर और कालसूबाई तो है ही, उसके अलावा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद बालाघाट, सतमाला, अजंता, सह्याद्री, ये सब किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो हरिश्चंद्र कौन राज्य में? हरिश्चंद्र कौन राज्य में? सतमाला, अजंता, बालाघाट, सह्याद्री। क्लियर? एगो बात बहुत बार पूछा गया है, कौन ऐसा पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार सिर्फ एक राज्य में? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अजंता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अजंता का विस्तार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही है। हरिश्चंद्र का भी विस्तार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही है। बालाघाट का भी विस्तार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा। बात क्लियर? चलिए, अब यहां पर जो है हम लोग देख लेते हैं किसको, तो यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश को देखिए। सबसे पहले तो प्राकृतिक तौर पर आंध्र प्रदेश को देखिए। आंध्र प्रदेश नजर आया? चलिए, इससे आगे वाले मानचित्र में हम बताए थे, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, सब आंध्र प्रदेश में बताए थे ना। एक बार मानचित्र पर इसको देखिए भाई जी लोग, मानचित्र पर देखिए।
नल्ला मलाई, नल्ला मलाई नजर आ रहा है जी? उसके नीचे वेलिकोंडा है, उसके नीचे पालकोंडा है, और उसके नीचे जाबरी है। आए? ना है, ना है, नगारी लिख दिए। अच्छा 1 मिनट रुकिए ना, काहे अकबकाते हैं। नगारी तो आंध्र प्रदेश में है जी, नगारी आंध्र प्रदेश में है। अगला वाला पेज पे आइए ना, स्पष्ट हो जाएगा। अगला वाला पेज पे आइए, अगला वाला पेज पे आइए, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में आंध्र प्रदेश को देखिएगा। नल्ला मलाई वेलिकोंडा पालकोंडा नगारी, नल्ला मलाई वेलिकोंडा पालकोंडा नगारी, ना है? बोलिए नो। आए? स्पष्ट हुआ? वो सब कोई करते जा रहे हैं ना, बोल्ड करते जा रहे हैं ना। अब उसके नीचे तमिलनाडु में आइए, देखिए जबादी है। हाय? जबादी के नीचे सेबड़ा है, सेबड़ा के नीचे पंचमलाई है, अब पंचमलाई के नीचे सिरुमलाई है। हाय? ना है? सब नजर आया? सब नजर आ गया ना? हाँ, देख लिए ना, हाईलाइट कर लिए ना? भूलिएगा ना जीवन में, पक्का? मम्मी कसम। इसके बाद कर्नाटक में देखिए, अब कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी नजर आ रहा है। इधर कर्नाटक के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की, और बाबा बुदन, इसके बाद कर्नाटक के जो है बंगलुरु के पठार के नीचे देखिए मेलागिरी का पर्वत है। तो बाबा बुदन पहाड़ी मेलागिरी पर्वत कर्नाटक में, याद रखिएगा ना। हाँ, तो अब लिखना प्रारंभ कीजिए। दिखा दिए, हम तो पहले बता दिए थे, उसके बाद मानचित्र में दिखा दिए, थोड़ा याद रहेगा। लिखिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वतों का पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। अब दो कॉलम बनाइएगा, एगो में लिखिएगा पर्वत, दूसरे में लिखिए राज्य। एगो में लिखिए पर्वत, दूसरे में लिखिए राज्य। एक नंबर में कालसूबाई, राज्य में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। 2 नंबर में महाबलेश्वर, इसमें भी राज्य में महाराष्ट्र। 3 नंबर में ब्रह्मगिरी, 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 राज्य में कर्नाटक। कर्नाटक। 4 नंबर में नीलगिरी,
नीलगिरी राज्य में तमिलनाडु नेक्स्ट नेक्स्ट अन्नामलाई अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु 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 नेक्स्ट कार्डमम 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 केरल और तमिलनाडु आगे अब आगे स्टार मार के लिखिए पूर्वी घाट पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। एक नंबर में महेंद्रगिरी, जो लिखा रहे हैं लिखिए, अपना दिमाग मत लगाइए, समझे? हाँ, महेंद्रगिरी राज्य में ओडिशा। उसमें भी 2 कॉलम बनाए थे ना? नहीं बनाए, बकलोले हैं। हाँ, 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए पर्वत, दूसरे में राज्य। पर्वत में लिखिए महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। राज्य में ओडिशा, ओडिशा। आगे नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। वेलिकोंडा, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पालकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश। नगारी, नगारी आंध्र प्रदेश। जबादी, जबादी तमिलनाडु, जबादी तमिलनाडु। सेबराय, सेबराय तमिलनाडु। पंचमलाई तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। सिरुमलाई, सिरुमलाई
तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु लिख लिए। अब नीचे हेडिंग मारिए महाराष्ट्र, लिखिए लिखिए लिख रहे हैं। सतमाला पहाड़ी, नानी याद दिला देंगे हम, शांत रहिएगा। सतमाला पहाड़ी कोमा कॉलम नहीं बनाना है, महाराष्ट्र हेडिंग मारना है, डैश देकर लिखना है। सतमाला पहाड़ी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, सतमाला पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी इत्यादि महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे सुना जाए, आगे मानचित्र खोलकर देखा जाए। मानचित्र खोल लीजिए अपना अपना। पेज नंबर 20 और 21, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा। है क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? है देखिए, एगो एड़ामाला पर्वत है। कौन पर्वत है? एड़ामाला नजर आ रहा है, आंध्र प्रदेश में है एड़ामाला। तुंगभद्रा नदी के जस्ट नीचे एड़ामाला पर्वत आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके नीचे आइएगा शेषाचलम पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो एड़ामाला और शेषाचलम भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश। तो नीचे से लिखिए स्टार मार के, एड़ामाला पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी। एड़ामाला, एड़ामाला, एड़ामाला पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। एड़ामाला पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। एड़ामाला पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अब इसके बाद आगे आइएगा थोड़ा सा, अगला पेज पलटिए, 22 नंबर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, प्राकृतिक राजनीतिक। इसमें आप देखिएगा मेलागिरी पर्वत को, बंगलुरु में है, कर्नाटक में है, मेलागिरी पर्वत कर्नाटक में है, समझ गए? तो नीचे से स्टार मार के लिखिए मेलागिरी पर्वत श्रेणी, नीचे से स्टार मार के लिखिए मेलागिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक में स्थित है, मेलागिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक में स्थित है। अब इसी पेज में जो है नीचे देखिएगा पालनी की पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। और इसी पेज में थोड़ा और नीचे देखिएगा तो वर्सु नाई की पहाड़ी है, वर्सु नाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, समझ गए? तो नीचे से लिखिए पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पालनी, 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 पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्सु नाई की पहाड़ी, वर्सु नाई की पहाड़ी, सॉरी वरुस नाई की पहाड़ी, वरुस नाउ है, वरुस नाउ, एक मिनट रुक जाइए लिख देते हैं, वरुस नाउ, वरुस नाउ की पहाड़ी, वरुस नाउ की पहाड़ी, वरुस नाउ की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। वरुस नाउ की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित है। अब देखिए भाई जी लोग, दीदी जी लोग, अब जो है इसको क्या करना है, जितना कॉपी में लिखाए हैं मानचित्र पर देखिए और थोड़ा सा जो है ना 2 मिनट के लिए कंसंट्रेट कीजिए मानचित्र पर और कॉपी पर, जितना लिखाए हैं स्केच करवाए हैं, समझ गए? थोड़ा सा देखिए तो इसको, जो पहाड़ी जिस राज्य में है देखिए तो थोड़ा सा, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी देखिए और थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के देखिए, मतलब याद करने के उद्देश्य से देखिए। हम बोर्ड से हट जाते हैं और जिनके पास मानचित्र न है वो इसको देखिए, कहे कि आप लोग तो है पूरा निकम्मा नालायक। है क्या हुआ? हल्ला मत कीजिए आप लोग, हल्ला करना गलत बात है। देखने के लिए बोले हैं, नोटंकी बतियाने ना।
देख लिए। किसके किसके पास किताब नहीं है, हाथ खड़ा कीजिए तो। सब नालायक के निकम्मा है। अच्छा, क्या मेरा मुंह देखने आते हैं? देखिए बहुत बढ़िया है मुंह, चिंता मत कीजिए। लड़की लोग में किसके किसके पास ना है? हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी कसम हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी कसम हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, ये लोग भी मुंह देखने आती है। कौन बीमारी आप लोग को हो गया है हो? चलिए है, आइए देखिए। जैसे कि आज बिहार दरोगा बैच में एगो क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे थे, तो वहां पर ही प्रश्न पूछा गया था, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में? तो उत्तर मेघालय। मेघालय होगा ना? बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब ये पूछ सकता है तो ये नहीं पूछ सकता है कि एड़ामाला कहां है, शेषाचलम कहां है, सेबराय कहां है, नल्ला मलाई कहां है, अन्ना मलाई कहां है, वर्षा नाई कहां, वर्षा नाउ कहां है? नहीं पूछ सकता। पूछ सकता है ना हो? नीचे से स्टार मार के एक लाइन और लिखिए। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई की पहाड़ी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर, 1646 मीटर, 1646 मीटर है। इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। लिख लिए। अब 1 मिनट में हम लोग याद कर ले, तब फिर आगे बढ़ जाएंगे क्या ना? सही है ना? नल्ला मलाई वेलिकोंडा पालकोंडा नगारी कहां है? हाय, एड़ामाला आंध्र प्रदेश। एड़ामाला, एड़ामाला, शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, एड़ामाला, एड़ामाला, शेषाचलम पहाड़। क्लियर? जबादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी की पहाड़ी, तमिलनाडु, पालनी की पहाड़ी। क्लियर? क्लियर ना? हम महाबलेश्वर कालसुबाई, हम महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, कालसुबाई की ऊंचाई 1600। क्लियर? ब्रह्मगिरी, मेलागिरी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी और मेलागिरी, ब्रह्मगिरी और मेलागिरी, नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई केरल और कार्डमम, वरुसा नाउ केरल और, तो अन्नामलाई कार्डमम वरुसा नाउ केरल और, केरल और कोई दिक्कत? याद हुआ? इसके अलावे हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, सतमाला, अजंता, सह्याद्री। क्लियर? याद हो गया? आगे बढ़े ना। अब यहां पर थोड़ा सा जो है, यहां पर देखिए भारत के जितने भी राज्य है, उन राज्यों में जो भी पर्वत है
टोटल 2800 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी पर्वत है सब पर्वत की बात यहीं पर कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत के विषय में पहला चैप्टर में चर्चा किए थे? नहीं किए थे? माउंट थुलियर, माउंट डियोब, माउंट हेरियट नहीं किए? किए थे ना? हाँ, समझ गए। अब आइए, अब देखिए यहां पर भाई जी लोग, ये सब तो याद करवाइए दिया, अब मिटा देते हैं क्या? अब तो याद करवाने का कोई औचित्य ही नहीं है। एक बार हम अपना से बता दिए, फिर कॉपी में दिखाए, फिर पढ़ने के लिए बोले, फिर याद करवाए। अब इतना करवाने के बाद भी नहीं कीजिएगा तो महादेशद्रोही। गुजरात, क्या गुजरात? मानचित्र अपना अपना पलटिए, गुजरात पलटिए, गुजरात और गुजरात पलट लिए। हाँ, पलट लिए। आइए अब बोर्ड पे आइए, देखिए ये जो अपना गुजरात है ना, हो अपना जो गुजरात है, जहां के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गांधी जी भी गुजराती थे, समझे? हाँ, तो गुजरात में जो है ना कई सारी पहाड़ियां हैं। कच्छ की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। एक तो पहली बात ये कि ये सब पहाड़ी गुजरात में है। दूसरी बात, अब गुजरात में जो ये पहाड़ी है, ये लड़की सब तो बतियाती है, बतियाने के लिए आए हैं। जो बतियाइएगा झोटा लड़ा देंगे हम, समझ गए? बतियाना ना है, यहां पे कंसंट्रेट होना है, समझ गए? पीछे भेज दे, कल से पीछे बैठिएगा आप लोग, आराम से बतियाते रहिएगा, कोई नहीं देखेगा। क्या सबसे वो पीछे वाला क्लासरूम, ये पहला है, दूसरा तीसरा वाला में बैठिएगा, समझे? अब बतियाइएगा तो सही में हम भगा देंगे। गुजरात में जो ये तमाम पहाड़ियां, कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में सजाने के विषय में भी कहा जाता है। तो ये गुजरात का उत्तरी भाग है और ये गुजरात का दक्षिणी भाग है। गुजरात के उत्तरी भाग में कच्छ जिला है और कच्छ जिला में एक पहाड़ी है जिसे कच्छ की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ की पहाड़ी। ठीक है, तो यहां पर कच्छ की पहाड़ी है, कच्छ की पहाड़ी है, ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये वाला हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में, काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य भाग में यहां पर मांडव पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी है। फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में आएंगे ना, इस एरिया में आएंगे तो यहां पर बरदा पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? बरदा। और फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर गिरनार पहाड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? गिरनार, गिरनार मिलेगा। और इससे नीचे आइएगा तो आपको गिर पहाड़ी मिलेगा। कौन पहाड़ी मिलेगा? गिर पहाड़ी। कौन पहाड़ी मिलेगा? गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों में, गुजरात के इन पहाड़ियों में सबसे उत्तर में कच्छ, फिर मांडव, फिर बरदा, फिर गिरनार और फिर समझ में आया? गुजरात में कौन कौन पहाड़ी है हो? है न हो? मानचित्र जो देख रहे थे सब नजर आया न हो? उसको हाईलाइट कर लिए ना? और जो उत्तर से दक्षिण में क्रम हम बताए हैं वही ना है हो? तो एक बार इसका उत्तर से दक्षिण में भी क्रम बता दीजिए। तो सबसे उत्तर में, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद,
उसके बाद बात क्लियर। मायूस काहे हैं जी, कोई छोड़ दिए का? अब महाराज मायूस मत रहा कीजिए, खुश रहा कीजिए। एगो छोड़ेगी दूसरी आएगी, दूसरी छोड़ेगी तीसरी आएगी। लिखिए लिखिए, गुजरात, गुजरात है, लिखिए गुजरात डैश देकर गुजरात में स्थित पहाड़ियों का गुजरात में स्थित पहाड़ियों का गुजरात में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। एक नंबर में कच्छ की पहाड़ी, दो नंबर में ऊपर नीचे करके लिखना है। एक नंबर में कच्छ की पहाड़ी, फिर उसके नीचे मांडव, फिर उसके नीचे बड़दा, फिर उसके नीचे गिरनार, फिर उसके नीचे गिर, ऐसे करके लिखना है। कच्छ की पहाड़ी, दो नंबर में मांडव की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, तीन नंबर में बड़दा पहाड़ी, चार नंबर में गिरनार की पहाड़ी, पांच नंबर में गिर पहाड़ी। चलिए, अच्छा, जो आप मानचित्र देख रहे हैं उस मानचित्र में देखिए, गुजरात के ऊपर में राजस्थान न है, हो है न हो। अब देखिएगा, जो राजस्थान है, राजस्थान में एगो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। क्या नाम है? अरावली। और अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सबसे पुरानी है अरावली। तो जो राजस्थान राज्य है, यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, लड़कों सब बतिया रहा, आपको कहां हम देंगे? सही में जो लड़का बतियागा उसको पाकिस्तान। महाराज एक तो कान में बाली पहनते हैं, ऊपर से बतियाते हैं। बतियाइए नहीं, सुनिए। राजस्थान, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन पर्वत श्रेणी? अरावली। ऐसे ही अरावली विस्तृत है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसे ये विस्तृत है अरावली। ठीक है। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्य तौर पर तो राजस्थान में है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत विस्तार गुजरात में भी है, थोड़ा बहुत विस्तार हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। जो अपना दिल्ली है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर है, यानी रायसीना की पहाड़ी पर है, रायसीना की पहाड़ी पर है। तो ये जो अरावली है ना, इसी का विस्तार जो दिल्ली में हुआ है ना, दिल्ली में जो इसका विस्तार हुआ है उसको रायसीना हिल्स कहते हैं। और रायसीना हिल्स पर ही भारत का राष्ट्रपति भवन है। क्या है? राष्ट्रपति भवन। समझ गए? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। और जो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और यह
राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत श्रेणी राजस्थान के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। यह पर्वत श्रेणी राजस्थान के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी जो है संपूर्ण भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। आगे हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे भारत की जलवायु, हम आपको सिलेबस लिखाए हैं, सिलेबस में लिखाए होंगे, वहां पर ये सब बात आपको अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल इतना आप याद रखिए कि जो अरावली की पर्वत श्रेणी है, यह राजस्थान के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है, क्योंकि इस अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में अच्छी खासी वर्षा होती है और यहां की भूमि उपजाऊ होती है। लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में यहां पर वर्षा ना होता है, यहां पर वर्षा ना होता है, और वर्षा नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की भूमि बंजर हो गई है। और इस क्षेत्र की भूमि बंजर हो गई है, जिसे हम लोग थार रेगिस्तान कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थानी राज्य में न है हो। तो समझिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी के एक तरफ अच्छा वर्षा, अच्छा फसल उत्पादन, दूसरी तरफ वर्षा ना, फसल उत्पादन ना, भूमि बंजर हो गई है, मरुस्थल के रूप में तब्दील हो गई है। तो जैसे आपके पिताजी के पास 10 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, 2 भाई, आप 5, जब संपत्ति का बंटवारा होगा 5 एक भाई को, 5 एक भाई को, बाउंड्री निर्धारित होगा, बाउंड्री बता देगा यहां से इधर फलना का, यहां से इधर चिलना का। तो वो बाउंड्री जो है आप 2 भाइयों के बीच विभाजन करती है या नहीं करती है? करती है। उसी प्रकार से अरावली पर्वत श्रेणी के एक तरफ बढ़िया वर्षा, बढ़िया फसल उत्पादन, बढ़िया मौसम, एकदम अच्छा से लोग रह रहा है, और दूसरी तरफ वर्षा न, बंजर भूमि, कुछ भी नहीं। तो जलवायु विभाजक नहीं हुआ। मतलब जलवायु का मतलब सीधा समझिए ना, मौसम छोड़िए, जलवायु का मतलब सीधा समझिए मौसम। मौसम एक तरफ जो है वर्षा हो रहा है, एक तरफ नहीं हो रहा है, तो जलवायु विभाजक नहीं हुआ। हुआ, याद रखिएगा। अब नीचे से हेडिंग मारिए, अरावली पर्वत श्रेणी। दीजिए तो अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी डैश देकर, यह विश्व के, यह भारत का, सॉरी, यह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार मुख्य तौर पर राजस्थान राज्य में है। इसका विस्तार मुख्य तौर पर राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। एक 1722 मीटर है। गुरु शिखर
एक मिनट। गुरु शिखर माउंट आबू पहाड़ी पर है। गुरु शिखर माउंट आबू पहाड़ी पर है। माउंट आबू पहाड़ी पर है, फुल स्टॉप। माउंट आबू पहाड़ी पर दिलबारा का जैन मंदिर है। माउंट आबू पहाड़ी पर दिलबारा का जैन मंदिर है। माउंट आबू पहाड़ी पर दिलबारा का जैन मंदिर है। माउंट आबू पहाड़ी पर दिलबारा का जैन मंदिर है। जैन मंदिर है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आबू पहाड़ी आबू पहाड़ी आबू पहाड़ी आबू पहाड़ी जैनियों का तीर्थ स्थली है। जैनियों का तीर्थ स्थली है। जैनियों का तीर्थ स्थली है। नीचे से दिल्ली में रायसीना हिल्स है जिस पर राष्ट्रपति भवन है। दिल्ली में रायसीना हिल्स है जिस पर राष्ट्रपति भवन है। राक्षसनी है जी, नाखून कितना बड़ा बड़ा है, वो भी दोनों हाथ का, बकलोलवी। समझ गए? देखिए लड़की लोग का टाइम कौन चीज में जाता है जानते हैं? सजने संवरने में। समझ गए? और हम देखते हैं यहां पर बहुत सारी लड़की आती है, एकदम ट्रोजर टी शर्ट में आ जाती है, हमको वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। समझ गए? मतलब उनको जो है, अरे आपको पढ़ने के लिए आना है, अब मुंह में लिपस्टिक, पाउडर, बाल बना करके, नाखून बड़ा बड़ा करके नेल पॉलिश लगाएगी। समझ गए? ये सब चीज शादी ब्याह के बाद करना है। सुंदरता अपने हस्बैंड को दिखाना है। समझ गए? कुछ भी। समझ गए? सब फालतू काम सब। राक्षसनी नाखून काट के आइएगा अगले क्लास में, लिखिए। लिखिए आगे। दिल्ली में रायसीना हिल्स है। दिल्ली में रायसीना हिल्स है। दिल्ली में रायसीना हिल्स है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह रायसीना हिल्स यह रायसीना हिल्स यह रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तृत भाग है। यह रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तृत भाग है। नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। एनओटी नोट, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के लिए तथा पश्चिमी भारत के लिए, राजस्थान के लिए तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के लिए, राजस्थान के लिए तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के लिए
राजस्थान के लिए तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के लिए, राजस्थान के लिए तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर, जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है, फुल स्टॉप। अब यहीं पर थारो मरुस्थल को देख लीजिए न, क्या है, कुछ हो न है उसमें हो। थार मरुस्थल यहीं पर लिख लीजिए न, क्या बाद में पढ़ने का क्या जरूरत है ना। हेडिंग मार लीजिए थार मरुस्थल। अरे दुइये तीन गो तो पॉइंट है थार मरुस्थल में महाराज। लिखिए थार मरुस्थल, हाँ हेडिंग। थार मरुस्थल को रेगिस्तान भी कहते हैं, थार रेगिस्तान भी कहते हैं, मरुभूमि भी कहते हैं, अंग्रेजी में डेजर्ट कहते हैं, DESERT डेजर्ट, डेजर्ट DESERT डेजर्ट। कुछ और फिर से, थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट। क्या हुआ, सुनिए सुनिए, पहले समझिएगा तब ना लिखिएगा महाराज। सुने आइए ना, है लिखने ही के लिए धरफरा रहे हैं। एक बार मानचित्र दीजिए तो। देखिए इसी पेज में आप देखिएगा, इसी पेज में, ठीक है, इसी पेज में राजस्थान वाला में देखिएगा। राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर थार मरुस्थल है। क्या है, थार मरुस्थल। क्या है, थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल है। राजस्थान से पाकिस्तान सीमा बनाती है, तो जो थार मरुस्थल है उसका विस्तार तो राजस्थान में है, ये है, भारत के राजस्थान में है, ये है, और भारत के राजस्थान के साथ साथ इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में जो इसका विस्तार है थार मरुस्थल का, इसे चोलिस्तान कहा जाता है। यानी चोली याद आ गया आप लोग को। हो गया। सुनिए अब सुनिए आगे। एक बात तो ये याद रखना है कि थार अब लिखिए, थार मरुस्थल हेडिंग मार लिए ना, यह भारत के राजस्थान राज्य के, यह भारत के राजस्थान राज्य के, यह भारत के राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है।
इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या अजीब हालत। यह भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। फुल स्टॉप। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। देखिए, अब जो है एक मरुस्थल का जो है ना प्रकृति पूछा जाता है। प्रकृति, गर्म प्रकृति, ठंडी प्रकृति। तो जो थार मरुस्थल है उसकी प्रकृति गर्म है। थार मरुस्थल की प्रकृति क्या है? गर्म। और दूसरी बात यह है कि पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल है, पूरे विश्व में बहुत सारा मरुस्थल है। जैसे विश्व के मानचित्र पर आप आइएगा, अफ्रीका में सहारा मिल जाएगा, कालाहारी मिल जाएगा, मोजाबो मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका में, आटाकामा चिली में मिल जाएगा, तकला मकान चीन में मिल जाएगा, मतलब गोभी मंगोलिया में मिल जाएगा। ये सब मरुस्थल है। कोई गर्म है, कोई ठंडी है। जिसमें ये तो स्पष्ट हो गया थार मरुस्थल गर्म प्रकृति का है। अब इसके बाद आगे एक बात और कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, उन सभी मरुस्थलों में सबसे ज्यादा मानव जनघनत्व थार मरुस्थल में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मानव जनघनत्व थार मरुस्थल में देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि थार मरुस्थल के कम भूभाग में ज्यादा मानव रहता है। जो मरुस्थलीय भाग होता है ना, वो बंजर भूमि होता है। बंजर भूमि मतलब जहां पर फसल का उत्पादन नहीं होता है। जहां पर फसल का उत्पादन नहीं होता उसी को बंजर भूमि कहा जाता है। और जहां पर फसल का उत्पादन ही नहीं होता है तो वहां पर मानव का रहना पॉसिबल है नहीं है। मानव अगर वहां पे रहेगा तो उपजबे नहीं करेगा, खाएगा क्या? खाएगा नहीं तो मर जाएगा। और मानव जीने के लिए ही तो खाता है और खाने के लिए ही तो जीता है। दोनों बात समझ गए। लेकिन एगो स्टेटमेंट सुनाते हैं, अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गौर से सुनिएगा, एक ही बार बोलेंगे। अच्छा लगा इसीलिए सुना देते हैं। देखिए उसमें ये था, सुनिए, वो पता नहीं डिलीट उलीट हो गया है। मानव कमाता है। कमाता क्यों है? खाने के लिए। खाता क्यों है? जिंदा रहने के लिए। देखिए, मानव कमाता है। कमाता क्यों है? खाने के लिए। और खाता क्यों है? जिंदा रहने के लिए। लेकिन इसके बावजूद, यानी खाता है जिंदा रहने के लिए, अगर खा करके लोग अमर हो जाए तो लोग हमेशा खाते रहे, कभी मरबे नहीं करे।
लेकिन खाने के बावजूद भी मानव मर जाता है। मतलब सिर्फ मानव का काम कमाना और खाना नहीं है। सिर्फ मानव का काम कमाना और खाना नहीं है। आगे बढ़कर अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये तो कमाने खाने वाला काम, पेट भरने वाला काम जानवर भी करता है। जानवर भी अपना स्वयं पेट भर लेता है, अपने संतान का पेट भर देता है। तो जब मानव भी वही कमाए और खाए ही, अपना पेट भरे, अपने संतान का पेट भरे, तो फिर मानव और जानवर में अंतर क्या रहा? फिर मानव और जानवर में कोई अंतर ही नहीं रहा। आगे बढ़कर अंबेडकर साहब कहते हैं कि मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव को सिर्फ स्वयं के विषय में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मानव को समाज के विषय में सोचना चाहिए। मानव को समाज के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारा समाज है वह गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। वह गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। क्या अंग्रेज भारत से छोड़कर चले गए हैं तो हम स्वतंत्र हो गए? ना। क्या किसान स्वतंत्र हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है किसान स्वतंत्र। क्या किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है? नहीं। क्या मिलती है? नहीं। क्या मजदूर स्वतंत्र हो गया है? नहीं। 1947 में सिर्फ हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। आज भी किसान, मजदूर, ये सब गुलाम है। ये सब गुलाम है। समझ गए? इन लोगों को आज भी आजादी नहीं मिली है। तो अंबेडकर साहब कहते हैं आगे बढ़ करके कि यह जो देश है, यह जो हमारा समाज है, हमारा समाज गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ है और प्रत्येक मानव शिक्षित होकर समाज की गुलामी की जंजीर को तोड़े, समाज के गुलामी की जंजीर को तोड़े। और प्रत्येक मानव का कर्तव्य समाज में कुछ करने को लेकर होना चाहिए। समाज को लेकर प्रत्येक मानव को कुछ ना कुछ योगदान निश्चित तौर पर देना चाहिए। अंबेडकर साहब का यह स्टेटमेंट है। देखिए कितनी बड़ी बातें अंबेडकर साहब ने की है। मतलब जो अंबेडकर साहब थे, समझिएगा अंबेडकर साहब को आप देखिए, अंबेडकर साहब के समकालीन अस्पृश्य जाति के और भी तो छात्र होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। मतलब छुआछूत मतलब जो है छुआछूत की भावना उस समय विद्यमान थी। तो क्या सिर्फ अंबेडकर साहब के साथ ही छुआछूत की भावना होता होगा? नहीं, अंबेडकर साहब के अलावा अन्य लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन अंबेडकर साहब ने इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बैठाया और जब वे छात्र जीवन में थे इसका विरोध नहीं किए। छात्र जीवन में थे तो इसका विरोध नहीं किए, क्योंकि उस समय अंबेडकर साहब के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं था कि अंबेडकर साहब इस अस्पृश्यता को समाप्त कर सकते थे। इसी वजह से अंबेडकर साहब उस समय कुछ नहीं किए। लेकिन जब अंबेडकर साहब पढ़ लिख लिए तो पढ़ने लिखने के बाद जो है उन्हें जब अधिकार मिला, देखिए विद्वान व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है, हर समाज में होता है। अंबेडकर साहब का सम्मान भारतवर्ष में इसलिए हुआ क्योंकि वो विद्वान थे। भले निम्न जाति से आते थे लेकिन विद्वान थे। और संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, जिस वजह से उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। और अंबेडकर साहब जब आपको देश का विभाजन हुआ तो अंबेडकर साहब जिस क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। और जब अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए, संविधान का निर्माण कार्य कुछ दिनों के लिए रुक गया था। तब जो है आपको जाकर के जो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा बिना अंबेडकर साहब के संविधान नहीं बन सकता है। और फिर अंबेडकर साहब को संविधान सभा की सदस्यता दिलाई गई सिर्फ और सिर्फ उनकी विद्वता के कारण, उनकी सोच के कारण। और जब संविधान निर्माण करने
कि जिम्मेवारी अंबेडकर साहब को मिली, तो अंबेडकर साहब ने अस्पृश्यता के अंत की घोषणा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में कर दिया। तो बताइए, मतलब उनके साथ भी छुआछूत की भावना हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन जब हाथ में पावर आया, संविधान में ही लिख दिया अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसका व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो मौलिक अधिकार का हनन होता है, और अगर मौलिक अधिकार का, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर सुनवाई करके जो है आपको न्याय दे सकती है। तो देखिए अंबेडकर साहब कितना बड़ा चीज किए हैं, समझ गए। तो स्पेशली जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए भगवान है अंबेडकर साहब, समझ गए। और सबके लिए भगवान। अरे संविधान बनाया है, देश कौन चीज से चलता है? संविधान से चलता है। देश कौन चीज से चलता है? संविधान से चलता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन चीज से बनता है? संविधान से बनता है, समझ गए। तो देश के हर लोगों के लिए काम किए हैं। और अंबेडकर साहब का यह कहना है प्रत्येक नागरिक को समाज के लिए सोचना चाहिए। तो हम यही कहेंगे लास्ट में, अपना सोचिए ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत समाज के लिए भी सोचिए, समझ गए। अब कहिएगा आप क्या सोचते हैं, तो हम बहुत सोचते हैं, समझ गए, हम बहुत सोचते हैं। अब आप कहिएगा कि आप समाज के लिए सोचते हैं तो फी माफ कर दीजिए, 100% निःशुल्क में पढ़ाइए। अब जब हम निःशुल्क में पढ़ाएंगे तो रूम ओनर को पैसा हम अपना जमीन बेच करके देंगे, स्टाफ को पैसा जमीन बेच करके देंगे? नहीं ना देंगे। रूम रेंट है, बिजली बिल है, तमाम प्रकार का खर्चा है, सरकार को जीएसटी देना होता है, आप ही से लेकर के देते हैं, समझिए। फिर इनकम टैक्स भरना होता है, हर चीज देते हैं। तो समाज, देखिए जो हम लोग जीएसटी देते हैं, जो हम जीएसटी देते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8 महीना में 50 लाख रुपया जीएसटी भरे हैं। 8 महीना में, सिर्फ 8 महीना का बात हम बता रहे हैं, अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022। तो ये जो जीएसटी हम भरे हैं, यही जीएसटी सबके बल पर तो केंद्र की मोदी सरकार कल्याणकारी योजना चलाती है। जो 5-5 किलो अनाज मिलता है, वो कौन चीज पर मिलता है? जो कमाने वाले लोग इनकम टैक्स जीएसटी देते हैं, उसी सब चीज पर तो चलता है। तो समाज में मेरा योगदान है, एक तो इस रूप में जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में योगदान है, और दूसरा जो गरीब छात्र है उनसे पूछ लीजिएगा, आता है प्रॉब्लम बताता है तो उनका एडमिशन कर देते हैं फ्री में। बहुत सारे लोग हैं इससे। इसके बाद जो है अगली बात यह है कि हम आपको शिक्षित करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा योगदान। तो पैसा सबको साइड कीजिए। क्या अंबेडकर साहब जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनको पैसा नहीं खर्चा होता था? होता था, समझ गए, होता था, समझ गए। तो सबसे बड़ा चीज तो आपको शिक्षित कर रहे हैं, इससे बड़ा मेरा समाज में और क्या योगदान हो सकता है, समझ गए। तो ये बात है। अब लिखिए, तो ये तो अंबेडकर साहब पे चले गए। हाँ, वो बात समझा दिए थे ना हो। हाँ, तो समझा दिए थे, तो नीचे से एक लाइन, नीचे से जो है उसी में कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो सुनिए, 1 मिनट नोट दे करके लिख लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है ये सब। थार मरुस्थल की प्रकृति, थार मरुस्थल की प्रकृति गर्म है। थार मरुस्थल की प्रकृति गर्म है, गर्म है, फुल स्टॉप। विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल, मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। विश्व में सबसे अधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। चलिए अब आइए याद करते हैं। गुजरात तक तो हम लोग याद कर लिए ना है हो, तो बस 5-10 को तो पॉइंट है, उसको तो याद करना 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, अरावली ना हो, कौन राज्य में है हो? कौन राज्य में? राजस्थान में ना हो। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
गुरु। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु। गुरु शिखर की ऊंचाई 1700। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु। गुरु शिखर कौन पहाड़ी में है? आबू पहाड़ी। आबू। गुरु शिखर कौन पहाड़ी में है? अच्छा, आबू पहाड़ी कौन धर्म के लिए है? कौन धर्म के लिए? अच्छा, रायसीना हिल्स कहाँ है? वो दिल्ली में ना। राष्ट्रपति भवन कौन हिल्स पर है? रायसीना हिल्स पर ना। राजस्थान के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? राजस्थान के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम अरावली ना हो। अच्छा, अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में थार रेगिस्तान है या पश्चिमी भाग में? पश्चिमी भाग में ना। थार रेगिस्तान का विस्तार क्या सिर्फ भारत में है? पाकिस्तान में है ना हो। थार रेगिस्तान किस प्रकृति का है? किस प्रकृति का है? गर्म ना हो। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जो थार रेगिस्तान है, सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन है? कौन है? थार है ना हो। थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चलिए, काम खत्म है। इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।